हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस जोन में, जहां हम आप सभी को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के पाठ्यक्रम पर आधारित विज्ञान और गणित इन दो विषयों का अध्ययन कराने वाले हैं। अभी तक विद्या भारती के चैनल नहीं बन पाए हैं या विद्या भारती के पाठ्यक्रम पर आधारित अभी तक कोई YouTube वीडियो आपके लिए उपलब्ध नहीं है। इसी दृष्टि से मैं शुरू कर रहा हूं आज से आपका पहला चैप्टर क्लास 8 की साइंस का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक जितने भी साइंस की बुक्स हैं उसमें इंडियन साइंटिस्ट का नाम पहले क्यों नहीं आया होगा। क्योंकि हमारी संस्था विद्या भारती भारतीय संस्कृति और भारतीय विद्वानों का सम्मान करती है। इसी दृष्टि से मुझे लगता है कि शायद इसी दृष्टि से विद्या भारती ने क्लास 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अपना अलग पाठ्यक्रम बना लिया है और उसी पाठ्यक्रम के तहत क्लास 8 की साइंस का पहला वीडियो लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना न भूलें और इसको सब्सक्राइब भी करें। तो आइए, हमारे चैनल को आप महत्व देंगे तो हम आगे भी आपको मैथ के भी वीडियोस देने वाले हैं। आपका साथ मैं देकर आपकी पढ़ाई का इस लॉकडाउन में पूरा इंतजाम करने वाला हूं। लेकिन अभी आज शुरुआती तौर पर इंडियन साइंटिस्ट के बारे में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला जो पॉइंट है वह एक ऐसे महान ऋषि के नाम पर है। पहला वैज्ञानिक क्लास 8 के लिए हमारे विद्या भारती के विद्वानों ने जो चयन किया है वह ऐसे महान ऋषि के बारे में है जिन्होंने ईसा के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व, ईसा के जन्म के लगभग 400 वर्ष पूर्व यानी 400 ईसा वर्ष पूर्व ही 400 ईसा वर्ष पूर्व में ही जो आज न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं उस गति के नियमों की व्याख्या की थी। साथ ही रसायन विज्ञान में पदार्थ के सबसे छोटे कण, आप सब जानते होंगे, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। तो एटम की खोज जिस महान ऋषि ने की थी उसका नाम था कणाद। तो आज पहला जो वैज्ञानिक परिचय है वह है ऋषि कणाद का। एक दो कहानियों के माध्यम से हम लोग उनके बारे में थोड़ा सीखते हैं। आपको मैंने बताया आज से लगभग 400 ईसा वर्ष पूर्व द्वारका के समीप, जो वर्तमान द्वारका है, उस द्वारका के समीप प्रभास पाटन नाम का स्थान है और शायद इसी स्थान पर महर्षि कणाद का जन्म हुआ था। हालांकि इनके जन्म के विषय में अभी पूरा प्रमाण नहीं है। ऋषि सोम शर्मा के ये शिष्य थे। इनके गुरु का नाम था सोम शर्मा।
वैज्ञानिक कणाद कश्यप गोत्र में पैदा हुए थे। इस गोत्र में, कश्यप गोत्र में पैदा हुए थे। इन्होंने जो प्रमुख सिद्धांत दिया है वो है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के विषय में बहुत ही स्पष्ट जानकारी हम सबको होनी चाहिए। हालांकि इसका मूल ग्रंथ अनुपलब्ध है, लेकिन फिर भी अनेक विद्वानों ने इस पर भाष्य लिखे हैं। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इनका जो दर्शन था वो था वैशेषिक दर्शन। इसीलिए इनको दार्शनिक भी कहा जाता है। इनका जो सिद्धांत था वो था वैशेषिक दर्शन, और इसी वैशेषिक दर्शन देने के कारण से इनको दार्शनिक कहा जाता है। तो ऋषि भी कहा जाता है और दार्शनिक भी कहा जाता है। अब इनका नाम कणाद कैसे पड़ा? हम बात कर रहे हैं महर्षि कणाद की। कणाद के संदर्भ में एक दो बातें मैं आपको और बताऊंगा। पहला, कि लोगों का कहना है कि ये दिन भर साधना में व्यस्त रहते थे और रात को खेत में गिरे हुए अनाज के दाने को बीनकर अपना भरण पोषण करते थे। इस कारण से, क्योंकि रात में उल्लू कार्य करते हैं, उल्लू रात्रिचर होता है, और इसीलिए इनका नाम उलूक पड़ गया था। तो इनका प्राचीन नाम, शुरुआत का नाम उलूक था। मूल नाम इनका उलूक था, इनके कार्य के आधार पर संभवतः। और बाद में इन्होंने चूंकि परमाणु के खोज की, पदार्थ के सबसे छोटे कण की खोज की, विज्ञान के अनुसार जो आज नैनो पार्टिकल्स है, इन्होंने नैनो पार्टिकल्स की खोज की और उसको इन्होंने परमाणु नाम दिया, एटम नाम दिया। और इस एटम की खोज करने के कारण, परमाणु की खोज करने के कारण, पदार्थ के सबसे छोटे कण की खोज करने के कारण इनका नाम कणाद पड़ गया। इन्हें कणाद कहा गया। इस प्रकार से उलूक ऋषि कणाद के रूप में विख्यात हुए। इनका दर्शन कौन सा है? वैशेषिक दर्शन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ? प्रभास पाटन में। गुरु कौन थे? सोम शर्मा। किस गोत्र में जन्म लिया इन्होंने? कश्यप गोत्र में। इनका दर्शन किस नाम से विख्यात है? वैशेषिक दर्शन के नाम से। इसी नाते इनको दार्शनिक कहा जाता है। पूरा नाम, इनका मूल नाम क्या था? उलूक। बाद में इनका नाम कणाद पड़ा क्योंकि उन्होंने पदार्थ के सबसे छोटे कण की खोज की। इस कारण से इनका नाम कणाद पड़ गया। अब इस महान ऋषि के बारे में वर्षों तक हमसे छिपाया गया, हमको बताया ही नहीं गया। डाल्टन ने परमाणु की खोज की, जॉन डाल्टन के बारे में हमको बताया गया। न्यूटन ने गति के नियमों की खोज की, हमको न्यूटन के बारे में बताया गया, क्योंकि हम 200 वर्षों तक जिन अंग्रेजों के गुलाम थे उन्हीं के कारण से, चूंकि सारी पुस्तकें उन्हीं के समय में लिखी गई, इस कारण से अंग्रेजों का नाम हमारे सामने आ जाता है, हमारे ऋषियों का नाम हमारे सामने नहीं आता है। शायद इसी कारण से विद्या भारती ने अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, अपनी पुरानी संस्कृति को
दुनिया के सामने लाने के लिए नए पाठ्यक्रम का निर्माण किया है और उसी पाठ्यक्रम का पहला चक्र हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे ऋषि करात। अब ऋषि करात के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम आपको देते हैं। और क्या खोजा इन्होंने? मित्रों, पदार्थ के बारे में करात की जो अवधारणा थी उसमें इन्होंने बताया था कि विश्व 7 पदार्थों में विभक्त है। विश्व कितने पदार्थों में विभक्त है? कुल 7 पदार्थों में विभक्त है। पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है विशेष, छठवां है समवाय और सातवां है अभाव। ये 7 प्रकार के पदार्थ पूरे विश्व में पाए जाते हैं। इसमें से जो 6 है वह एक विशेष प्रकार का है, उसको हम भाव कहते हैं, और 7वां हमारा अभाव है। ये सारी चीजें हमको वैशेषिक दर्शन से प्राप्त होती हैं। इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बार क्रोम पर जाकर वैशेषिक दर्शन को देखना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हमको पूरी जानकारी मिले तो वैशेषिक दर्शन पर आपको जाना होगा। यहां तो केवल सूचनात्मक अध्ययन ही हो रहा है। विश्व में मौजूद प्रत्येक और सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में महर्षि करात की अवधारणा थी कि विश्व में मौजूद जितनी भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं वे 9 द्रव्यों से मिलकर बनी हैं। और मित्रों, हम आपको बता दें, यहां द्रव्य की बात की जाती है और द्रव्य रसायन विज्ञान का आधार है। अर्थात महर्षि करात का रसायन विज्ञान पर एक अच्छी पकड़ थी। आइए इन 9 द्रव्यों के बारे में कौन कौन से द्रव्य हैं। पहला है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है तेजस, आपकी पुस्तक में तेज लिखा है, उसका शाब्दिक अर्थ तेजस है। चौथा है वायु, पांचवा है आकाश, छठवां है काल, 7वां है दिशा, 8वां है मनस और 9वां है आत्मा। दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी गंध की प्रतीक है। इसी प्रकार से जल शीत का प्रतीक है। इसी प्रकार से तेजस उष्णता अर्थात गर्मी का प्रतीक है। वायु के बारे में आप सभी जानते ही हैं। आकाश शून्य का प्रतीक। और इसी प्रकार से दिशाएं ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, काल समय, मनस मन और आत्मा। इस प्रकार से ये 9 प्रकार के द्रव्यों से समस्त सजीव और निर्जीवों की उत्पत्ति हुई है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इन्हीं 5 शुरू के ही जो 5 तत्व हैं, जो 5 द्रव्य बताए गए हैं, इन्हीं को हम पंच तत्व कहते हैं। और कहा जाता है छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। और इन्हीं पंच तत्वों के बारे में अनेक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो महर्षि करात ने तो ईसा के जन्म से 400 वर्ष पहले ही बता दिया था। तो निश्चित तौर पर इनकी सत्यता के बारे में हमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मांड के बारे में बताया गया। ब्रह्मांड में कुल 24 गुण उपलब्ध हैं। महर्षि करात ने बताया कि ब्रह्मांड में 24 गुण पाए जाते हैं। अब इन 24 गुणों की बड़ी लंबी व्याख्या है, उस पर नहीं आएंगे हम, उसको आप पुस्तक से पढ़ लेंगे। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया था कि कर्म 5 प्रकार के हैं। कर्म के बारे में 5 प्रकार उन्होंने बताया। पहला उत्क्षेपण यानी ऊपर फेंकना, दूसरा नीचे फेंकना, तीसरा आकुंचन यानी सिकुड़ना, चौथा प्रसरण यानी फैलना, और 5वां कर्म उन्होंने बताया था कि 5वां कर्म जो है वो गमन है। ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, आकुंचन, सिकुड़ना, फैलना और गमन करना, ये 5 प्रकार के कर्मों के बारे में महर्षि करात ने बताया है। सामान्य व विशेष की बात बार बार
हुई है सामान्य और विशेष। ये विशेष शब्द से ही वैशेषिक दर्शन आता है। पदार्थों में समानता के आधार पर एकत्व का बोध कराने वाले कण को सामान्य कहते हैं। यानी ऐसा कण जो सभी पदार्थों में पाया जाता हो उसको सामान्य कहते हैं, और ऐसा कण जो दो पदार्थों में अलग करता हो, दो पदार्थों की विशेषता को अलग करता हो, उसको विशेष कहते हैं। वह कण जो सभी पदार्थों में पाया जाता है उसको उन्होंने सामान्य बताया, और कुछ ऐसे भी कण पाए जाते हैं जिनके आधार पर किन्हीं भी दो पदार्थों में विशेषता का वर्णन किया जाता है, और किन्हीं भी दो पदार्थों में विशेषता बताने वाले कण को विशेष कहते हैं, और शायद इसी के नाम पर वैशेषिक दर्शन का नाम आया है। परमाणु सिद्धांत के बारे में महर्षि कणाद जी ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तथा सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। ऊष्मा के बारे में भी उन्होंने अपनी कल्पना प्रस्तुत की है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। महर्षि कणाद के अनुसार ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यह न तो नष्ट हो सकती है, न तो उत्पन्न हो सकती है। हाँ, इसका परिवर्तन हो सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। कम और अधिक मात्रा में इसको एक्सचेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि फलों का पकना, बीजों का उगना, बीजों का जन्म लेना, कैसे बीज उगते हैं, फल कैसे पकते हैं, फलों के पकने के विषय में, पानी के गर्म होने के विषय में कि पानी गर्म होता है, कैसे गर्म होता है? ऊष्मा देने पर गर्म होता है। फल पक जाते हैं, कैसे पक जाते हैं? गर्मी पाकर पक जाते हैं। मित्रों, हम सभी कार्बाइड से पकाते हैं फलों को, कच्चे फलों को पकाते हैं, क्या करते हैं? गर्मी ही देते हैं। तो फलों का पकना भी ऊष्मा के कारण से होता है। जैसे ही मई जून का महीना आता है, आम के फल पक करके गिरने लगते हैं। जून के महीने में खूब आम आप सभी खा रहे होंगे। तो ये गर्मी के कारण से आम पकने लगते हैं। फलों का पकना गर्मी के कारण से होता है। पानी का गर्म होना ऊष्मा के कारण से होता है। तो इस प्रकार से ऊष्मा के बारे में भी महर्षि कणाद ने बताया, और महर्षि कणाद ने अनेक तथ्यों के बारे में बताया है जिसका विस्तृत वर्णन वैशेषिक दर्शन में है, उनके कई भाष्यों में है। हम सभी को गूगल क्रोम में जाकर के इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, और उसमें विकिपीडिया जब खोलेंगे, वैशेषिक दर्शन की विकिपीडिया खोलेंगे, तो उसमें आपको विशेष जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आशा है यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए अपना कमेंट्स भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं उसी आधार पर अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यदि आप मैथ का भी वीडियो चाहते हैं तो कृपया यह लिखकर जरूर भेजें कि मैथ्स के भी वीडियो बनाए जाएं। हम जानना चाहते हैं कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो विद्या भारती की पुस्तक पढ़ रहे हैं। ऐसे सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।